वेलकम टू फिल्म क्राफ्ट। आज हम बात करेंगे पेंट और कलर करेक्शन के ऊपर। पेंट के लिए न्यूक के अंदर सिंपल हम पी दबाएंगे तो पेंट की नोड आ जाती है। जैसे ही हम इसको यहाँ से क्लोन टूल पिक करेंगे, जैसे फोटोशॉप के अंदर क्लोन स्टैम्प टूल का काम करता है, इसी तरह ये काम करता है। तो हम सिंपल इसको यहाँ से पेंट करना शुरू करते हैं। तो पैटर्न है और पैटर्न के अंदर हमें, जैसे कि मैंने आपको पिछली ट्यूटोरियल में बताया, तो पैटर्न के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ होती है वो पैटर्न को बरकरार रखना है। तो अगर मैं इस वक्त इसको देखूं तो यहाँ पर ये पैटर्न अगर कॉपी हो जाए तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये पैटर्न है तो हम इसकी ओपेसिटी ब्रश टूल की कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो किया तो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें इसी वजह से इसको एहतियात से भी करना है। जैसे ही हम ये मुकम्मल कर लेंगे तो हमें इसको साइड पे रखना है और एक मर्ज की नोड लगा देनी है और इसको यहाँ से कनेक्ट करके उस चीज़ को ऊपर रख लेना। अब जैसे ही ये ऊपर आ गई तो अब हमें इसको एक मास्क दे देना। हम एक रोटो लेंगे और इसका मास्क इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके मास्क को यहाँ से इन्वर्ट कर देते हैं और अब यहाँ पर एक मास्क बना लेते हैं। इसको अगर थोड़ी देर ऑफ कर दूं तो मुझे मास्क की जगह से ही पता लग जाएगी। और अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, इस वक्त पे वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेरा मास्क है वो प्रोजेक्ट सेटिंग सही नहीं है। और मैं इसको सेटिंग दबाऊंगा और यहाँ से इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग सही कर लूँगा 1920 1080। इस मास्क को इन्वर्ट नहीं, यही रहना है, इन्वर्ट नहीं करना। तो अब ये काम कर रहा है और अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गई पेंटिंग, इसी को हम बाद में 2D ट्रैक या 3D ट्रैक के ज़रिए आगे लेके चलेंगे। इस वक्त पे ये सिर्फ एक सिंगल फ्रेम पे है और सिंगल फ्रेम पे हमें वो काम दे रही है। हम इसी को ट्रैक करके आगे लेके जाएंगे जब हम 2D और 3D ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में अगली चीज़ है हमारे पास कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन के बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो एक नोड होती है यहाँ पर ग्रेड की। तो ग्रेड में बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू 0 to 1 है। तो 0 का मतलब ब्लैक। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट में इस वक्त पे आप देख रहे हैं कि वो ब्लैक कलर है, क्योंकि यहाँ पे कलर 0 है। जैसे ही मैं इसको 1 करता हूँ तो वो वाइट हो जाता है, ये प्योर वाइट है। और जैसे ही मैं यहाँ पे दरमियान में लेकर आता हूँ 0.5 पे, तो ये उसका ग्रे कलर है। इसको हम मिड टोन भी कह सकते हैं। तो 0 को शेडो कह लें या लिफ्ट कह लें। ग्रेड में उसी चीज़ को लिफ्ट कहा जाता है, जबकि 0.5 को हम कहेंगे मिड टोन और 1 को कहेंगे हाईलाइट्स। तो ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इस वक्त पे ये कांस्टेंट में तीनों कलर हैं। तीनों कलर्स की जितनी भी हम वैल्यू रखेंगे उसके मुताबिक उसके कलर
डिफरेंट हो रहे हैं। तो चलें, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हाइलाइट्स, शैडो और मिड टोन ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो अब आ जाते हैं ग्रेड की नोड के अंदर। यहाँ पर ये लिफ्ट जो है ये शैडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेन जो है ये हाइलाइट्स को, और गैमा जो है ये मिड टोन को। अब कलर को थोड़ा सा और समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक स्कोप खोल लूँ, वेव फॉर्म, तो ये हमारा इमेज है। यहाँ पर अगर मैं इस वक्त पे देखूं तो आप ये 0 से लेकर 100 तक, 100 से ऊपर वो कलर नहीं दिखा रहा, 0 से 100 तक विजुअली हम देख सकते हैं और वही वो वेव फॉर्म में दिखा रहा है। इस वक्त पे अगर मैं देखूं तो कुछ कलर यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि वो हाइलाइट्स के बहुत करीब हैं, जो कि अगर मैं इमेज में देखूं तो तकरीबन ये जगह बनती है और ये स्काई की जगह है। अब मैं इसी चीज़ को अगर कंफर्म करने के लिए व्यू पोर्ट का गैमा कम करता हूँ और बहुत नीचे कर लेता हूँ, तो एंड पे वही स्काई की वो जगह ही एंड पे हमें नज़र आ रही है। इसका मतलब है यही सबसे ज़्यादा ब्राइट पॉइंट है। अब इसको वापस नॉर्मल करते हैं, और सबसे जो ऑप्टिमम तरीका होता है किसी भी चीज़ को ग्रेड करने का, वो ये है कि आपने कोई भी चीज़ 0 से नीचे नहीं जाने देनी, यानी कि ब्लैक इतने डार्क ना हो जाएं कि वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं। क्योंकि अगर मैं इस वक्त पे ब्लैक्स को क्रश करता हूँ तो वो देखें वेव फॉर्म में भी कलर्स नीचे को जा रहे हैं, और जाते जाते एक वक्त आएगा कि वो डिटेल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जो मैं बहुत एग्जैजरेट करूँ तो आपके सामने इस वक्त इमेज ख़राब हो गया और वो डिटेल ख़त्म हो रही है, क्योंकि कलर सारे 0 से नीचे चले गए हैं, और 0 से नीचे हमारी आँख नहीं देख सकती किसी भी चीज़ को। कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है, कंप्यूटर उसको कैलकुलेट भी कर लेगा। अगर आप इसी इमेज को यहाँ पे रख के इसको 32 बिट डाटा या 16 बिट डाटा के अंदर एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से दोबारा जब आप कलर वापस लेकर आएंगे तो वो ये कलर दिखा भी देगा आपको। लेकिन वो कैलकुलेशन में ही कलर हैं, आपके विजुअली देखने में आपको 0 से 1 के दरमियान में ही रहना है, उससे ऊपर नहीं आप जा सकते। उसको 0 1 कह लें, उसको 0 100 कह लें, उसको फोटोशॉप की तरह 0 से 255 कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इस वक्त मैं अगर वेव फॉर्म को देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो हमारे डार्क्स हैं वो थोड़े और डार्क्स होने की गुंजाइश है। तो अगर मैं लिफ्ट को नीचे करूं तो सिर्फ डार्क्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा डिम करता हूं तो जहां तक के मेरी थोड़ी सी डिटेल बच जाए, तो यहाँ पे ऊपर से हाइलाइट्स भी थोड़ी, तो मैंने उसके कलर्स को मैक्सिमम फैला दिया है रेंज के अंदर, ताकि डिटेल थोड़ी निकल आए। दूसरी चीज़ मैं गैमा है, ये मिड टोन है, ये मैं उसका ओवरऑल यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैं कितना एक्सपोजर रखना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल ये बेसिक नोड है ग्रेड। अगर मैं इसी चीज़ को अगर एक और नोड है कलर करेक्ट, उसमें देखूँ तो यहाँ पर इसको साइड पे थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर नज़र आ रहे हैं। ये मास्टर है, मास्टर के नीचे शेडो है, मिड टोन है और हाईलाइट है। अगर मैं हाईलाइट सिर्फ अपनी जगह से हिलाता हूँ तो सिर्फ वो एरिया, यहाँ पे व्यू करना पड़ेगा हमें, तो सिर्फ वो एरिया अपनी जगह से हिलेगा जो हाइलाइट्स में मौजूद है। अगर हाइलाइट्स की उसने दोबारा से आगे डिवीजन की हुई है, गैमा जो है ये लोअर फ्रीक्वेंसी है हाइलाइट्स की, और गेन जो है ये हायर फ्रीक्वेंसी है। अगर हायर फ्रीक्वेंसी को करूं तो आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नीचे लेकर आ रहा है। अगर आप वेव फॉर्म में भी देखें और अगर आप इमेज को भी देखें तो ये जगह है। तो इसको जब मैं करता हूं तो वो सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसी जो हाइलाइट्स किया उनको अपनी जगह से एडजस्ट कर रहा है। जबकि अगर मैं गैमा छेड़ता हूँ हाइलाइट्स का तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी को अगर एडजस्ट करें तो इस वक्त पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ, डी इसका शॉर्टकट है, ऑन ऑफ करता हूँ
तो मेरे जो स्काई की डिटेल है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे निकल आई है। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शेडोज़ जो हैं उन मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ ताकि थोड़ा कंट्रास्ट बन जाए, तो वेव फॉर्म को देखते हुए यहाँ तक मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे शेडो नीचे नहीं करने चाहिए। उसके बाद आगे बात आ जाती है मिड टोन की। तो मिड टोन मुझे तो नहीं लगता कि मिड टोन हिलाने की भी ज़रूरत है अपनी जगह से, इसको रहने देते हैं। तो इस वक्त पे अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो काफ़ी अच्छी डिटेल उसमें ऐड हो गई है। बाकी सैचुरेशन अगर थोड़ी सी यहाँ से छेड़ दूँ तो हाँ, थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड हो गई। और इसी तरह अब मैं इसमें अगर टून कोई मिक्स करना चाहता हूँ, जो भी डायरेक्टर की या जो भी आपकी विजुअली आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो टून भी ऐड हो सकती है। तो गैमा से के अंदर से हल्की सी ब्लू येलो टिंट ऐड कर देते हैं वार्म लुक के लिए। तो इस वक्त पे अगर मैं ऑन ऑफ करूं तो आप देख रहे हैं कि वो वार्म टूल में चला गया और काफ़ी अच्छी डिटेल भी उसकी निकल आई है। और अगर मैं वेव फॉर्म में भी देखूं तो चीज़ें काफ़ी यहाँ पे सही तरीके से नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर कलर करेक्ट के अलावा एक चीज़ होती है ह्यू शिफ्ट। तो ये ह्यू शिफ्ट सेम उसी तरह काम करती है जिस तरह आपके फ़ोटोशॉप के अंदर ह्यू सैचुरेशन काम करती है। ह्यू सैचुरेशन के अंदर जब आप ह्यू ह्यू वाली चीज़ को के स्लाइडर को छेड़ते हैं तो ये ह्यू रोटेशन है उसकी। यहाँ से मैं इसकी ह्यू रोटेशन सेम ये वैसे ही काम करेगी जिस तरह फ़ोटोशॉप के अंदर वो करती है काम, और वो कलर को शिफ्ट कर देगी। बाकी की नोट्स जो हैं वो भी तकरीबन इसी तरह। मेन थ्योरी यही है कि आपने शेडो, मिड टोन और हाइलाइट्स को कंसिडर करना है, और उसके अलावा कोई इतनी बड़ी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप मज़े से कर सकते हैं। बाकी टूनिंग और आपके अपनी कलरिंग की सेंस होती है वो वक्त के साथ आपकी डेवलप होगी और आप बेहतर से बेहतर करते रहेंगे एक्सपीरियंस के साथ। तो प्रैक्टिस करें। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।